डॉक्टर प्रिया की बातों से मिताली और मायरा दोनों ही बेहद दुखी थे और दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी मिताली ने भावुक होते हुए डॉक्टर प्रिया से कहा, नहीं डॉक्टर, मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है। जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। इस पर डॉक्टर प्रिया ने गंभीर होते हुए कहा, काश कि मैं सही में गलत बोल रही होती, लेकिन यही सच है कि रोहित के पास सिर्फ कल रात 12 बजे तक का ही समय है। डॉक्टर प्रिया की बात सुनकर मिताली और मायरा की रही सही हिम्मत भी टूट गई और तभी मायरा ने डॉक्टर प्रिया से पूछा, लेकिन डॉक्टर, आप ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हैं? आई मीन टू से, आप एक डॉक्टर होकर इन सब की इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे रखती हैं? इस पर डॉक्टर प्रिया ने मायरा और मिताली को काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए बताया, वो इसलिए मायरा, क्योंकि मेरे पति को मुझसे छीनने वाली रात कोई और नहीं बल्कि ऐसी ही एक मनहूस अमावस की ही रात थी। तब मैं नहीं जानती थी कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन फिर मेरी आंखों के सामने ही ये काली शक्तियां मेरे पति को हमेशा के लिए मुझसे छीन कर ले गई और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मैं लाचार सी होकर बस देखती ही रह गई। ये बताते हुए डॉक्टर प्रिया की आंखों से आंसू आने लगे और तभी वो दोबारा से अपना गला साफ करते हुए बोली, उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर सभी विद्याओं का ज्ञान ना भी सही, लेकिन कुछ विद्याओं का ज्ञान मैं जरूर लूंगी, ताकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो सके। और बस तभी से थोड़ी बहुत विद्याओं को मैंने अच्छी तरह से सीख लिया और जब भी समय मिलता है तो कुछ न कुछ नया जरूर सीख लेती हूँ। मायरा और मिताली डॉक्टर प्रिया की इमोशनल बातें बेहद ध्यान से सुन रही थीं और उन दोनों की ही नजरों में डॉक्टर प्रिया की इज्जत काफी बढ़ गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ शमशान घाट में तुषाना ध्यान लगाए हुए बैठा था कि तभी उसने अपनी आंखें खोली और जोर जोर से हंसने लगा। Discover all the inspiration on Instagram and find a new way to bring your vision to life. Get creative, get candid, get chromatic. Turn up the volume and dance while everyone's watching. It's your style, your way. Shoot your shots and push the saturation. Share your full color self on Instagram. खसी की आवाज चारों तरफ गूंज गई और अचानक ही तेज हवाएं चलने लगी। आसमान को चारों तरफ से चमगादड़ों ने घेर लिया और देखते ही देखते कुछ चमगादड़ तुषाना के आसपास घूमने लगे। तुषाना जरूरत से ज्यादा खुश था और खुशी का इजहार करते हुए वो अपने आसन पे खड़ा होकर बाहें फैलाकर बोला, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इस बार मुझे मेरी चाल में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तभी तुषाना ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जितना जल्दी हो सके मेरे सामने आओ। जैसे ही तुषाना ने पुकारा कि तभी वो काला साया एक धुएं की तरह उड़ता हुआ तुषाना के सामने आया और काले साए में परिवर्तित हो गया। तुषाना ने उस काले साए से गंभीर होते हुए कहा, अब बहुत कम वक्त बचा है हमारे पास, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी गड़बड़ हो। तुम्हें अब पहले से भी ज्यादा ध्यान रखना होगा और फिर मैं कल रात 12 बजे ये सारा खेल अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। इस पर उस काले साए ने तुषाना से कहा, जी मेरे मालिक, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। मेरे रहते कोई भी गड़बड़ हो ही नहीं सकती, इसीलिए आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। उस काले साए की बातों से तुषाना और भी ज्यादा मुस्कुराने लगा और बोला, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वो काला साया एक बार फिर से काले धुएं में परिवर्तित हुआ और तेजी से वहां से चला गया और उसके जाने के बाद तुषाना अब और भी ज्यादा खुश होकर हंसने लगा और उसकी भयानक हंसी की आवाज चारों तरफ गूंज गई। तभी तुषाना ने खुद से ही हंसते हुए कहा, अब मुझे मेरे मकसद तक पहुंचने में कोई नहीं रोक पाएगा। हर बार ये लड़का मेरे मकसद के बीच में आ जाता है, लेकिन इस बार मैं इस विजय को ऐसी जगह भेज दूंगा कि फिर ये वापस कभी नहीं आ सकेगा और उसके बाद मेरी जया और वो किताब दोनों ही मेरी हो जाएंगी। जहां एक तरफ तुषाना अपनी होने वाली जीत का सोच सोचकर पहले से ही जश्न मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अग्रानी बाबा जो काफी देर से अपने ध्यान में बैठे हुए थे,
उन्होंने अपनी अचानक आंखें खोली और अत्यंत से परेशान होते हुए कहा, ये मूर्ख दुशाना आज एक बार फिर से समस्या पैदा कर रहा है। अग्रानी बाबा की बात सुनकर अत्यंत पूरी तरह से चौंक गया और फिर उसने अग्रानी बाबा से पूछा, क्या हुआ बाबा, रोहित के साथ कुछ नया घटित हो गया क्या? वो तो कोमा में था, तो फिर अब? इस पर अग्रानी बाबा ने अत्यंत को बताया, हुआ नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ही कुछ होने वाला है। तभी अग्रानी बाबा की बात को बीच में ही काटते हुए अत्यंत ने पूछा, बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? क्या होने वाला है रोहित को? इस पर अग्रानी बाबा ने अत्यंत को बताया, अत्यंत, कल रात अमावस की रात है और कल की रात ही ठीक 12 बजे रोहित हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा। अग्रानी बाबा की बात सुनकर अत्यंत पूरी तरह से चौकन्ना हो गया और बोला, हर बार ये दुशाना मूर्खता करता है। ये इतना भी नहीं समझता कि अगर उस किताब को खोलना है तो हमें मायरा के साथ साथ रोहित की भी काफी ज्यादा जरूरत है। इससे तो बस एक धुन सवार रहती है और वो ये कि किसी भी तरह से मायरा को हासिल कर ले। अत्यंत की बात पर अग्रानी बाबा परेशान होते हुए बोले, लेकिन अब करे भी तो क्या करें हम? अगर दुशाना के चंगुल से रोहित को बचा भी लें तो मंडोलिका उसे नहीं छोड़ने वाली। अब इन दोनों को कैसे समझाएं कि रोहित हमारे लिए कितना जरूरी है? अग्रानी बाबा की बात सुनकर अत्यंत ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो बाबा, लेकिन बाबा मुझे तो लगता है कि अब हमें सब वक्त पर छोड़ देना चाहिए। यही ठीक रहेगा, क्योंकि इन दोनों को ही समझाना बेकार है इस समय। अत्यंत की बात अग्रानी बाबा को भी ठीक लगी और उन्होंने कहा, तुम ठीक कह रहे हो अत्यंत, देखते हैं कि कल रात को क्या होता है। तो उधर ठीक उसी समय पुरोहित जी के घर में जैसे ही मिताली वापस आई तो उसने देखा कि अम्मा अभी भी बिस्तर पे ही लेटे हुए लगातार कुछ मंत्रों का जाप कर रही थी। मिताली को देखकर अम्मा ने उससे पूछा, क्या हुआ मिताली बिटिया, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? विजय की तबीयत तो ठीक है ना? इस पर मिताली ने छोटी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, जी अम्मा ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि जल्द ही हमारा रोहित ठीक हो जाएगा। ये कहकर मिताली झट से रसोई की तरफ जाने लगी, लेकिन उससे पहले ही अम्मा ने मिताली को दोबारा से आवाज देते हुए कहा, रुको मिताली बिटिया, पहले मेरी बातों का जवाब तो देती जाओ। अम्मा के पुकारने से मिताली के बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए और वो दोबारा अम्मा के पास आकर बोली, जी अम्मा बोलिए। इस पर अम्मा ने उसका चेहरा बेहद ध्यान से देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है बिटिया कि तुम इतनी बड़ी हो गई कि मुझसे झूठ बोलोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? अम्मा की बात सुनकर मिताली पूरी तरह से घबरा गई, लेकिन बाहर से नॉर्मल होते हुए बोली, लेकिन अम्मा मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं छुपाया। तभी अम्मा थोड़े गुस्से में बोली, देखो बिटिया, अब झूठ मत बोलो और मुझे सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है? क्यों तुम इतनी ज्यादा परेशान हो? आंखें तो देखो कितनी लाल हो गई हैं तुम्हारी। मिताली जो इतनी देर से अपना दुख अपने अंदर छुपाए मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, अम्मा के ऐसे पूछने पर वो पूरी तरह से रोने लगी, जिसे देखकर अम्मा और भी ज्यादा डर गई। तभी अम्मा ने एक बार फिर से मिताली से पूछा, कुछ तो बोलो मिताली बिटिया, तुम्हें ऐसे रोते हुए देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। इस पर मिताली ने अम्मा से कहा, वो बात दरअसल ये है कि रोहित की हालत बहुत ज्यादा खराब है अम्मा, और ये उसके कोमा में जाने की वजह से नहीं है। इतना कहकर मिताली खामोश हो गई और फिर अम्मा अपने बिस्तर से बहुत मुश्किल से खड़े होते हुए बोली, मतलब तो फिर क्यों है रोहित की ऐसी हालत मिताली बिटिया? अम्मा के सवाल पर मिताली ने उन्हें कहा, क्योंकि अम्मा रोहित की आत्मा किसी काले साई की कैद में है, यही वजह है कि रोहित की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है। अम्मा को मिताली की बात पर भरोसा ही नहीं हुआ और वो दोबारा से बोली, ये तू क्या कह रही है मिताली बिटिया? सच सच बता कि बात क्या है आखिर? अम्मा के पूछने पर मिताली ने शुरू से लेकर अंत तक की सारी बात बता दी और फिर बोली, कल अमावस की काली रात है और डॉक्टर प्रिया ने बताया है कि अमावस की रात को ही वो काला साया रोहित की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए ले जाएगा। इसका एक ही मतलब है, और वो ये कि अब रोहित की आत्मा को उस काले साए की कैद से आजाद करवाने के लिए हमारे पास सिर्फ कल रात 12 बजे तक का ही समय है।
अगर इस समय में कुछ ना किया गया तो फिर हम चाहकर भी रोहित को नहीं बचा पाएंगे और वो काला साया रोहित की आत्मा को नष्ट कर देगा। मिताली की बात सुनकर अम्मा की आंखों से आंसू आने लगे और उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, नहीं नहीं मिताली बिटिया, मेरे रहते, मेरी प्रार्थनाओं के रहते विजय को कुछ भी नहीं हो सकता। ये कहते हुए वो लड़खड़ाती हुई मंदिर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी मिताली ने उन्हें सहारा देते हुए कहा, अम्मा आपकी तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से जख्म भी हरे हैं, इसीलिए प्लीज आप कहीं जाइए मत, आप अपने बिस्तर पर ही बैठकर जाप कर लीजिए। लेकिन अम्मा नहीं मानी और मिताली से बोली, मेरी तबीयत अब तभी ठीक हो सकती है जब मेरा विजय घर लौटेगा, और जब तक वो घर नहीं लौटता ना, तब तक मैं ना तो कुछ खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी और मंदिर में बैठकर मंत्रों का जाप करूंगी। इसीलिए जब तक विजय वापस नहीं आ जाता तब तक मुझे कोई भी खाने या पीने के लिए नहीं कहेगा। ये कहकर धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए कदमों से चलते हुए अम्मा सीधे मंदिर के अंदर चली गई और वहीं जले हुए दीपक के सामने आंखें बंद करके प्रार्थना करने के लिए बैठ गईं। इधर मिताली अम्मा की हालत देखकर रोए जा रही थी तो उधर काशवी के घर में मायरा रोहित की फिक्र में बेचैन होकर इधर उधर घूम रही थी। तभी मायरा ने खुद से ही कहा, क्या करूं और कैसे बचाऊं रोहित की जान, कुछ समझ नहीं आ रहा। काश की विद्रोही बाबा होते तो वो जरूर मेरी कुछ मदद करते। और वो किताब, मगर वो भी तो बिना रोहित के नहीं खुल सकती, नहीं तो कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाता। ये सोचते हुए मायरा इधर से उधर लगातार घूमने लगी और काफी देर तक यही सोचती रही कि किस तरह से रोहित की जान बचाई जाए। और काफी देर तक सोचने के बाद मायरा ने खुद से ही फैसला करते हुए कहा, ऐसा करती हूँ, एक बार विद्रोही बाबा के घर जाकर उस किताब को खोलने की कोशिश करती हूँ, क्या पता वो किताब शायद खुल ही जाए। लेकिन तभी उसने खुद से ही सवाल किया, लेकिन मैं जाऊं किसके साथ ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पहले तो जहां जाना होता था रोहित के साथ चली जाती थी, लेकिन अब अकेली कैसे जाऊं। रोहित का ध्यान आते ही मायरा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन तभी उसे मिताली का ख्याल आया और उसने खुद से ही कहा, क्यों ना मैं मिताली को अपने साथ ले जाऊं, वैसे भी वो तो सब जानती ही है ना अब। ये सोचते हुए उसने खुद से ही डिसाइड किया और बोली, हाँ यही सही रहेगा, मैं मिताली के साथ ही विद्रोही बाबा के घर चली जाती हूँ। ऐसा करती हूँ, अभी उसे कॉल करके शाम के लिए बोल देती हूँ। ये कहते हुए मायरा ने झट से अपना फोन उठाया और मिताली का नंबर मिला दिया और कुछ ही पलों में मिताली ने कॉल उठाते हुए कहा, हाँ मायरा बोलो, क्या बात है। इस पर मायरा ने मिताली से कहा, मिताली शाम को रेडी रहना, विद्रोही बाबा के घर जाना है। इससे पहले कि मिताली कुछ और पूछ पाती, मायरा ने फोन काट दिया और मिताली काफी ज्यादा उलझ गई। पूरा दिन बीत जाने के बाद मायरा ने काशवी की स्कूटी उठाई और सीधे पुरोहित जी के घर पहुंच गई। मिताली, जो पहले से ही अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हुई मायरा का इंतजार कर रही थी, वो जल्दी से मायरा की स्कूटी पर बैठी और दोनों एक साथ चाचा विद्रोही के घर पहुंच गए। मायरा ने वहां पहुंचकर सबसे पहले अपनी स्कूटी साइड में लगा दी और फिर दोनों एक साथ चाचा विद्रोही के घर के अंदर आ गईं। तभी मिताली ने मायरा से पूछा, क्या बात है मायरा, कुछ तो बता कि तू मुझे यहाँ लेकर क्यों आई है। इस पर मायरा ने मिताली से कहा, मिताली यहाँ एक किताब रखी हुई है जिसमें बहुत सी शक्तियां हैं, अगर वो किताब हमसे खुल गई तो जरूर हमारी मुसीबत हल हो जाएगी, लेकिन वो किताब सिर्फ तभी खुल सकती है जब मैं और रोहित उसे मिलकर खोलते हैं। इस पर मिताली ने हैरान होते हुए पूछा, तो फिर तू अकेली कैसे खोलेगी। एक बार खोलने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, क्या पता खुल ही जाए। मायरा ने मिताली को समझाते हुए कहा। उसके बाद वे दोनों एक साथ चाचा विद्रोही के उसी गुप्त कमरे में चली गईं और उस किताब को एक आसन पर रखकर बैठ गईं। तभी मायरा ने उस किताब को खोलने की कई बार कोशिश की, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वो किताब नहीं खुल पाई। मायरा और मिताली दोनों ही निराश हो गईं और तभी मिताली ने मायरा को समझाते हुए कहा, देख मायरा, अगर इस किताब को खुलना ही होता तो एक बार में ही कोशिश करने से खुल जाती, इसीलिए तू अब जिद छोड़ और चल यहाँ से। तभी मायरा ने मायूस होते हुए कहा, इस किताब से आखिरी उम्मीद थी बस, अब कैसे रोहित की जान बचा पाएंगे। ये कहते हुए
मायरा की आंखों से आंसू छलकने लगे। अब कैसे बचाएगी मायरा रोहित की जान? उस काले साए को हराकर क्या रोहित की आत्मा को आजाद करवा पाएगी मायरा, या हमेशा के लिए काला साया ले जाएगा रोहित को? जानने के लिए जुड़े रहिए